So good morning students. Today is our last lecture of electrochemistry. तो अब तक हमने देखा था वेरिएशन वगैरह देख लिया था कि कंडक्टेंस का, कंडक्टिविटी का, मोलर कंडक्टिविटी का या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का इनका वेरिएशन क्या होता है। तो ये सब चीज़ें हमने चेक करी थी, ठीक है। अब हम देखेंगे लैम्डा एम का वेरिएशन, ठीक है। केस 1 है मेरे लिए क्या, वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम, वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम विथ सी मतलब सी मतलब कंसंट्रेशन, दिस इज नॉट कंडक्टेंस, दिस इज कंसंट्रेशन, ठीक है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंटली ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि जब भी मोलर कंडक्टिविटी का √c से देखा गया तो यहाँ पे ऐसा कुछ KCl का कुछ ऐसा मिला। उन्होंने डिफरेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन देखा कंसंट्रेशन के साथ, तो KCl का कुछ ऐसा मिला। तो अब ये बताइए HCl का इसके ऊपर रहेगा या इसके नीचे? इसके ऊपर होने का मतलब इसके HCl की मोलर कंडक्टिविटी क्या KCl से ज़्यादा रहेगी या कम रहेगी? तो ऑब्वियस है बात, अगर आपको नहीं भी पता हो तो याद रखिएगा HCl का मोलर कंडक्टिविटी KCl से बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज ऑफ देखो HCl और KCl में क्या है कॉमन, क्या है Cl माइनस, ठीक है। तो इनसे कोई खासा फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है H+ है। H+ की आयनिक मोबिलिटी बाकी हर कैटायन से क्या होती है दुनिया में सबसे ज़्यादा होती है, तो याद रखिएगा H+ एकमात्र ऐसा है जिसका आयनिक मोबिलिटी क्या होता है सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब उन्होंने क्या किया, जैसे जैसे कंसंट्रेशन घटाते जाएंगे मोलर कंडक्टिविटी क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मतलब क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन 0 हो रहा है, और कंसंट्रेशन 0 तब हो सकता है जब हम डाइल्यूशन क्या कर दें, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इस तरीके से मुझे क्या मिला, लैम्डा नॉट या लैम्डा इन्फिनिटी एम ऑफ HCl, और यहाँ पे क्या मिला, लैम्डा इन्फिनिटी एम ऑफ KCl, मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इस तरीके से हम किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्या कर सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी निकाली जा सकती है। तो इसी को हम क्या बोलता है, लैम्डा इनफाइनाइट एम, मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, क्या बोलेंगे हम, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या इसी को हम क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो यहाँ पे एक इक्वेशन आता है D/Huckel ऑन सागर इक्वेशन। एक्चुअली ये जो इक्वेशन, इसी इक्वेशन पे ये ग्राफ प्लॉटेड है। क्या है, लैम्डा एम बराबर होता है लैम्डा इन्फाइनाइट एम माइनस B√c, क्या होता है, लैम्डा इन्फिनिटी माइनस B√c। तो लैम्डा एम क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, लैम्डा इन्फाइनाइट एम का मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फाइनाइट डाइल्यूशन, C मतलब क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन, C का मतलब क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन, और B मतलब क्या है, B मतलब वो कांस्टेंट है जो वो ये B क्या इंक्लूड करता है, किसी सॉल्वेंट का कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट किसको अकाउंट में लेता है, ये कांस्टेंट अकाउंट में लेता है विस्कोसिटी को और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, ठीक है। तो कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट, कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट which takes into account viscosity and dielectric constant of solvent and dielectric constant of solvent, ठीक है। ये हो गया मेरा केस 1 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लगता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लगता है, ठीक है। केस 2 की बात करें हम तो वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम, विथ कंसंट्रेशन, ठीक है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं हम, किसके लिए बात करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। तो देखो कोई भी लैम्डा एम जो होगा वो टोटली डिपेंड करेगा किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के अल्फा पे, भाई जितना ज़्यादा आयंस रहेंगे उतनी ज़्यादा मोलर कंडक्टिविटी रहेगी, और अल्फा क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू
रूट सी, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा भी आयनिक इक्विलिब्रियम थे। इनका ऑलमोस्ट ग्राफ कैसा रहता है, इनका ऑलमोस्ट ग्राफ कुछ ऐसा रहता है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ CH3COOH। तो इसका मतलब फॉर्मिक एसिड का ग्राफ क्या रहेगा, ऊपर रहेगा HCOOH, ठीक है। तो ये हमने देखा आज के तारीख में, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा। अब यहाँ पे क्या होता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम क्या कर सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकते नॉर दिस इक्वेशन से। इसलिए एक साइंटिस्ट आया, उसने अपना लॉ बनाया जिसको हम कोहलर्स लॉ बोलते हैं, और कोहलर्स लॉ की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या वीक या बोल सकते हो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोहलर्स लॉ। कोहलर्स लॉ, हालांकि मुझे बड़े कैपिटल में लिखना चाहिए बिकॉज देयर इज अ नेम, साइंटिस्ट का नेम हमेशा हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच एंड एवरी इलेक्ट्रोलाइट क्या बोलता है, पहले समझा देता हूँ। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच एंड एवरी इलेक्ट्रोलाइट, at infinite dilution each and every electrolyte is 100% dissociated, is 100% dissociated, is 100% dissociated, and ions are completely and ions are completely independent from each other, independent from each other, ions are completely independent from each other, so limiting equivalent conductivity, so limiting equivalent conductivity, so limiting equivalent conductivity of any electrolyte, of any electrolyte of any electrolyte of any electrolyte will be equal to summation of limiting equivalent summation of limiting equivalent conductivity of cation and anion। मतलब क्या बोला है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हर एक इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट हो जाता है। जब भी आप 100% इनफाइनाइट डाइल्यूशन करोगे तो आपको मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम में बताया था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट बिकम्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और क्या होता है वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं एक दूसरे से। इसका मतलब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मतलब किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसके बराबर हो जाएगा, उनके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो बेसिकली ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, इनफाइनाइट इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट will be equal to the limiting molar conductivity equivalent conductivity of cation plus equivalent conductivity of anion, ठीक है। तो ये बस है, बस आपको कुछ नहीं, कैटायन और एनायन के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दोनों क्या होते हैं 100% डिसोसिएशन हो जाते हैं, ठीक है। मुझे पता है लैम्डा एम बराबर क्या होता है, लैम्डा एम बराबर होता है एन फैक्टर इनटू लिमिटिंग इक्विवेलेंट, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ। तो इसका मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन जो होगा वो क्या होगा, एन फैक्टर ऑफ कैटायन इनटू लिमिटिंग इक्विवेलेंट ऑफ कैटायन। लिमिटिंग इक्विवेलेंट ऑफ कैटायन क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, एन फैक्टर ऑफ एनायन इनटू क्या होगा, लिमिटिंग इक्विवेलेंट ऑफ एनायन। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है,
ठीक है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन बराबर क्या होगा, n फैक्टर इनटू लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आई बेटा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है यहाँ पे हम ऐसे भी करते हैं, n फैक्टर बराबर क्या होता है, n फैक्टर बराबर हो जाएगा आपका, अब देखो यहाँ पे मैं n फैक्टर ये मान के चलता हूँ कि आपको n फैक्टर कैलकुलेट करने आता होगा, अदरवाइज़ यहाँ पे फिर आई कांट हेल्प इट। अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही प्लीज़ एक बार रेडॉक्स के लेक्चर्स को एक बार आप देखिएगा, वो बेटर रहेगा। ठीक है, तो n फैक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू प्लस इंटू एन प्लस इज इक्वल टू म्यू माइनस इंटू एन माइनस। म्यू प्लस का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ कैटायन, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कैटायन, और n प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, n फैक्टर ऑफ कैटायन, क्या हो जाएगा, n फैक्टर ऑफ कैटायन। म्यू माइनस का क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एनायन, ठीक है, और n माइनस का होता है n फैक्टर ऑफ एनायन। ठीक है, तो यहाँ तक n फैक्टर का कभी ओवरऑल n फैक्टर भी क्या करते हैं हम, जितने नंबर ऑफ एटम उससे भी हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो एक बात आपको याद रखना, ये जो म्यू है ये सिर्फ आपको मोलर कंडक्टिविटी के केस में मल्टीप्लाई करना है, अदरवाइज अपने आप सिंपलेस्ट एज फॉर्म में रखोगे आप। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, जैसे अगर मैं बात करूँ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको क्या मिलेगा, म्यू प्लस लिमिटिंग प्लस म्यू माइनस लिमिटिंग माइनस। ठीक है, तो ये पहला फॉर्मूला हो जाएगा, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ ये जो मोलर कंडक्टिव, ये दिस इज योर मोलर कंडक्टिविटी। तो याद रखना मोलर कंडक्टिविटी केस में आपको हमेशा नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर वही मैं बोलूँ, अगर आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है इलेक्ट्रोलाइट की और आपको दिया हुआ है क्या, मोलर कंडक्टिविटी, बस आप क्या करोगे, सिंपल n फैक्टर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, दैट विल बी योर आंसर। डोंट वरी अगर आपको नहीं भी समझ में आया है, लेकिन ये मान के चलो ये दोनों क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, और निकालनी आपको क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, तो डोंट वरी, मैं अभी आपको समझाऊंगा, आपको फॉर बेटर समझ में आएगा क्वेश्चन के तौर पे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ NaCl के लिए, ठीक है, NaCl के लिए n फैक्टर n प्लस और n माइनस कितना हो गया, 1, और म्यू प्लस और म्यू माइनस भी कितना हो गया, 1 हो गया, दोनों कैटायन एनायन ये जानते हैं हम। अगर मैं बात करूँ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl की बात करूँ, तो ये किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू लिमिटिंग इक्विवेलेंट ऑफ NaCl, बराबर। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, लिमिटिंग इन्फिनिटी ऑफ Na प्लस प्लस लिमिट इन्फिनिटी ऑफ Cl माइनस, मतलब लैम्डा प्लस लैम्डा ऑफ Na प्लस और लैम्डा इन्फिनिट ऑफ Cl माइनस, क्योंकि अब ये भी 1 है और ये भी 1 ही है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये तो आसान है, समझ में आया होगा आपको। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ MgSO4 की, ठीक है, MgSO4 में क्या है भैया, n फैक्टर तो आपका कितना है, 2, और म्यू प्लस कितना है आपका, और म्यू माइनस दोनों क्या है, 1 है, म्यू प्लस और म्यू माइनस दोनों 1 है, और यहाँ n फैक्टर क्या है, n प्लस और n माइनस दोनों क्या है, 2 है। तो मैं अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लिमिटिंग, अच्छा समझो बात को, अगर मैं बात करूँ लिमिट इन्फिनिटी ऑफ MgSO4, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, लिमिट इन्फिनिटी ऑफ Mg प्लस 2 और लिमिट इन्फिनिटी ऑफ SO4 2 माइनस, क्योंकि म्यू तो मेरा यहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या है, 1, लेकिन अगर मैं इसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालने बोलूँगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1/2 से क्या करना है, डिवाइड करना, तो 1/2 ऑफ लिमिट इन्फिनिटी ऑफ Mg प्लस 2 और 1/2 यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1/2 ऑफ लिमिट इन्फिनिटी ऑफ SO4 2 माइनस। ठीक है, ये क्या है मेरा मोलर कंडक्टिविटी, और मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कन्वर्ट करने का क्या करते हैं हम, 2 से डिवाइड करते हैं। बट याद रखना यहाँ पे म्यू का कोई रोल नहीं आएगा, देखो इसलिए मैंने म्यू का यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कोई भी रोल नहीं लिखा है। ठीक है, तो इस बात को आई होप सो समझ में आए। एक और छोटा सा क्वेश्चन करता है आपको फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, Al2PO4 थराइस। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो n प्लस तो कितना हो जाएगा 3, और n माइनस कितना हो जाएगा सॉरी n फैक्टर, अच्छा सॉरी माय मिस्टेक, n फैक्टर किसी सॉल्ट का क्या होता है, किसी सॉल्ट का n फैक्टर हमेशा क्या होगा, नंबर ऑफ कैटायन इनटू चार्ज ऑन दैट एनायन। तो नंबर ऑफ कैटायन इनटू चार्ज ऑन दैट एनायन क्या होता है, n फैक्टर, या आप ऐसा भी बोल सकते हो म्यू प्लस इंटू n प्लस आपको क्या देगा, ये
और या म्यू माइनस इंटू एन माइनस क्या देगा आपको ये, क्योंकि किसी भी सॉल्ट का एन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, नंबर चार्ज ऑन दैट कैटायन इनटू नंबर ऑफ दैट कैटायन। अब यहीं पे इसलिए आप अगर आप इसको एन फैक्टर से टोटल डिवाइड करते तो म्यू प्लस तो क्या हो जाता था कैंसिल, इसलिए ओवरऑल आपको क्या मिलता था यहाँ पे सिर्फ 1/Na प्लस। तो वही मैंने आपको डायरेक्ट सिखाया ओवरऑल टर्म में याद रखने के लिए कि भाई अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी दिया और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट निकालना है, मान लो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन दिया, इलेक्ट्रोलाइट निकाल तो डायरेक्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें, और मोलर कंडक्टिविटी दिया और आपको इक्विवेलेंट पूछा तो आप एन फैक्टर से डिवाइड करें। बाकी चीज़ें तो आसान है, जेई वाले बच्चे इतना तो कर ही लोगे। म्यू प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और म्यू माइनस कितना हो जाएगा 3। तो अगर हम बात करें लिमिट इन्फिनिटी ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al2PO4 थ्राइस, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ Al प्लस 3 प्लस 3 इंटू लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ PO4 3 माइनस, ठीक है, और लैम्डा इन्फिनिटी इक्विवेलेंट ऑफ Al2PO4 थ्राइस कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एन फैक्टर से डिवाइड कर दो, तो लिमिट इन्फिनिटी ऑफ Al प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस लिमिट इन्फिनिटी ऑफ PO4 3 माइनस डिवाइडेड बाय 2, 6 से डिवाइड, क्योंकि एन फैक्टर आपका क्या है 6 है। तो आई होप सो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आए कि इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो ये चीज़ें थी आपकी, ठीक है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ मान लो लैम्डा ऑफ NH4 प्लस लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ NH4 प्लस, ये आपको दिया हुआ है 200 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, 200 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ Al प्लस 3, ये दिया हुआ 300 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ SO4 2 माइनस ये आपको दिया हुआ है क्या 125 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। आपको क्या बोल रहा है, कैलकुलेट। फर्स्ट आपको बोल रहा है लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ Al प्लस 3 इक्विवेलेंट बोला है। सेकंड क्या बोला है, लैम्डा इन्फिनिटी इक्विवेलेंट ऑफ कितना Al2SO4 थ्राइस, और थर्ड बात आपसे क्या बोली है, थर्ड बात आपसे बोली है लैम्डा इन्फिनिटी m ऑफ NH4 ट्वाइस SO4, ठीक है। चलो करेंगे ये भी। तो पहला क्वेश्चन की बात करो तो पहला क्वेश्चन में देखो, अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट लैम्डा m या इक्विवेलेंट नहीं देगा, हो सकता है आपको सिर्फ कैटायन दे और उसके साथ वैल्यू दे दे। आप पहचानो कैसे कि मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो आप सिंपल बेटा यूनिट से पहचानोगे इनके। किससे पहचानोगे, यूनिट से, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। चलो नेक्स्ट थिंग की बात करें तो अब यहाँ पे मेरा लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ Al प्लस 3 इक्विवेलेंट क्या होगा बेटा, देखिए 200 को अगर मैंने डिवाइड कर दिया किससे, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने ये, हाँ अच्छा सॉरी ये 200 ही था, कितना दिया आपको 300 डिवाइडेड बाय 3, तो मतलब कितना हो जाएगा 100 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है। अब आपको Al2SO4 थ्राइस निकालना है, चलिए ठीक है। तो सेकंड है मेरा क्या Al2SO4 थ्राइस, तो मेरा लैम्डा इन्फिनिटी इक्विवेलेंस Al2SO4 थ्राइस, ठीक है। आपको एक का पता है 100, आपको क्या पता है एक का 100 पता है,
और दूसरे का आपको क्या पता है 125 पता है। इक्विवेलेंस की बात कर रहा हूँ, Al2 का आपने निकाला 100 और इसका 25। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे n से, क्योंकि ये दोनों इक्विवेलेंस है तो डायरेक्ट इक्विवेलेंस होगा तो डायरेक्ट ऐड करना है, यहाँ पे नंबर से मल्टीप्लाई करने की कोई गलती नहीं करना, ठीक है। हाँ, मोलर कंडक्टिविटी होता तो 100 इंटू हम क्या करते थे 2 करते थे और 125 इंटू 3, लेकिन ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी यहाँ पे आप डायरेक्टली इनको क्या करोगे एड अप करोगे, ठीक है। चलिए तीसरा जो हम मैं बताऊँ कि लैम्डा इन्फिनिटी NH4 ट्वाइस SO4, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, NH4 ट्वाइस 200 है तो ये कितना हो जाएगा, ये इक्विवेलेंस पूछा कि हाँ मोलर कंडक्टिविटी पूछा है तो ये तो 200 एज इट इज लिखोगे, इंटू 2 लिखूंगा क्योंकि ये मोलर कंडक्टिविटी में, प्लस 125 को मैं कितने से डिवाइड करूंगा, 125 को मैं डिवाइड इक्विवेलेंट और मोलर में कन्वर्ट करना तो n फैक्टर से आप क्या करोगे डिवाइड करोगे, तो n फैक्टर यहाँ का कितना आ जाएगा 2, 125 बटा 2। एक मिनट जस्ट, ये दिया हुआ इक्विवेलेंस, ठीक है, ये हो जाएगा 125। तो ये कितना हो जाएगा, ये आंसर आएगा आपका 200 इंटू 125 इंटू ट्वाइस, इसका ट्वाइस NH4 ट्वाइस SO4। अच्छा, इसका n फैक्टर से आपको क्या करना पड़ेगा, सॉरी एक मिनट, ठीक है। NH4 ट्वाइस SO4 मुझे क्या निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी, मुझे क्या निकालना है मोलर कंडक्टिविटी। तो इसका मोलर कंडक्टिविटी किसके बराबर दिया हुआ है 200 इंटू 2 के बराबर दिया, ठीक है। आपको SO4 ट्वाइस का क्या दिया हुआ है 1, इसका n फैक्टर 1 हो जाएगा और इसको आप मल्टीप्लाई करो किससे, लैम्डा इन्फिनिटी बराबर होता है n फैक्टर इंटू लैम्डा इक्विवेलेंस, ठीक है। हाँ, अगर आपको इक्विवेलेंस में कन्वर्ट करना तो आपको n फैक्टर से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, तो n फैक्टर 2 हो गया इंटू 125, तो ये कितना हो जाएगा 650 का आंसर आता है। देखो यहाँ पे आपको इक्विवेलेंस था, इक्विवेलेंस को अगर आपको मोलरिटी में कन्वर्ट करना तो n फैक्टर से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करने का, तो दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। तो ओवरऑल आपको समझ में आया, आई होप सो यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ कॉलर्स लॉ। एप्लीकेशन ऑफ कॉलर्स लॉ की बात करते हैं, ठीक है। तो पहला एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करूँ CH3COOH, इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए आपको इस दो आयन का इन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता चलेगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली मैं बोल सकता हूँ लैम्डा इन्फिनिटी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH ये किसके बराबर होगा, लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ H+। तो मैं एक काम करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं पता है डायरेक्टली, इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना थोड़ा आसान नहीं है, तो मुझे पता है, लेकिन मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA, क्योंकि ये सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका मोलर कंडक्टिविटी मुझे पता है, मुझे HCl का भी पता है और मुझे NaCl का भी पता है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, इन दोनों का ऐड करके इससे सब्ट्रैक्ट करूँगा तो देखो ओवरऑल आपका आंसर वही आएगा। मतलब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, लिमिट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA प्लस लिमिट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl प्लस लिमिट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, ठीक है। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, अगर मैं इन तीनों को इसको सब्ट्रैक्ट करना है, आपको इसको क्या करना सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको क्या मिलेगा, लिमिट इन्फिनिटी ऑफ CH3COO माइनस प्लस लिमिट इन्फिनिटी ऑफ Na प्लस लिमिट इन्फिनिटी ऑफ H प्लस लिमिट इन्फिनिटी ऑफ Cl माइनस लिमिट इन्फिनिटी ऑफ Na प्लस माइनस लिमिट इन्फिनिटी ऑफ
Cl माइनस, तो ये और ये कैंसिल, आपको और दो ये मिल रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, ये यही इसलिए कॉलर्स लॉ का इन्वेंशन हुआ था कि ताकि हम क्या कर सके, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट बहुत ही निग्लिजिबल डिसोसिएट होता है और कितना भी आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर लो तो उतना आप पानी वेस्ट क्यों करोगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे अगर आप मान लो 100 ml 10 ml का कोई सॉल्यूशन ले रहे हो, आप उसमें 100 ml या 200-400 ml भी डाल दोगे तो 10 ml के कंपैरिजन में 400 ml क्या हो गया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो आपको उतने से काम में क्या हो जाता है, उतने से पानी में क्या हो जाता है, आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है 100% डिसोसिएशन। तो हम क्या करते हैं, 2-4 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को लेते हैं जिससे मुझे ये डिजायर्ड एनायन और कैटायन मिल जाए, और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का उनका रीअरेंजमेंट करके किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाली जा सकती है, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट जो केस है, सेकेंड एप्लीकेशन जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, determination of degree of dissociation and dissociation constant and dissociation constant of weak electrolyte। मुझे क्या निकालना है, अल्फा और के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मुझे सपोज करो अगर इनफाइनाइट है मोलर कंडक्टिविटी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात करूं तो मुझे पता है किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का इस कंडीशन पे अल्फा क्या होता है, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उसका मोलर कंडक्टिविटी हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अल्फा की वैल्यू क्या जाती है, 1 हो जाए। ठंडा लाया ना, ठंडा है बिल्कुल, ठीक है। अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो मैं बोल सकता हूँ मोलरिटी टेंस टू क्या हो जाएगा, 0। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ लैम्डा इनफाइनाइट m जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा होता है, इसका मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 है। अल्फा ऑब्वियस से बात है ना, जितना ज़्यादा मोल आयंस डिसोसिएट होंगे इतनी ज़्यादा उनके मोलर कंडक्टिविटी होगी। लेकिन अगर मैं किसी कंसंट्रेशन की बात करूँ तो सिर्फ अल्फा होगा, मोलरिटी तो जो भी वटएवर होगी, तो इसका मतलब लैम्डा m जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा होगा। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड भी कर देता हूँ तो अल्फा बराबर क्या होगा, लैम्डा m बाय लैम्डा इनफाइनाइट m। तो जब यहाँ से आपको अल्फा आ जाएगा तो k बराबर क्या हो जाएगा, c अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। ये हमने ऑलरेडी आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, आपको बेटर समझ आता है। कंडक्टिविटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, द कंडक्टिविटी ऑफ एन aqueous solution, the conductivity of an aqueous solution of weak monoprotic acid, of weak monoprotic acid, of weak monoprotic acid is 3.3 into 10 raised to minus 4 is 3.3 into 10 raised to minus 4 ohm inverse centimeter inverse, ohm inverse centimeter inverse, ठीक है। at a concentration of 0.2 molar, at a concentration of 0.2 molar, if at this concentration degree of dissociation is 0.05, then calculate value of लैम्डा इनफाइनाइट m, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान है, इसी टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसने क्या दिया हुआ है, कंडक्टिविटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। कंडक्टिविटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन मतलब क्या पूछ दिया हुआ उसने कप्पा दिया हुआ। मैं बार बार बोलता हूँ, बच्चा क्या होता है यही चीज़ भूल जाता है कि कंडक्टिविटी का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या था कंडक्टिविटी का। तो हमेशा यूनिट एटलीस्ट ध्यान रखिए, कंडक्टिविटी क्या होता है, C/G, और C/G का यूनिट क्या हो जाएगा 3.3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब 3.3 इंटू 10 raised to minus 4, ठीक है। और उसने क्या दिया हुआ, कंसंट्रेशन मोलरिटी दिया हुआ 0.2, ठीक है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, लैम्डा m निकाल लेता हूँ। लैम्डा m बराबर होगा 1000 इंटू कप्पा बाय m, मतलब 1000 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 1000 3.3
इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 0.2। आपको अल्फ़ा की वैल्यू 0.05 दी हुई है, वैल्यू पुट करिए लैम्डा m बाय लैम्डा इन्फिनिटी m, यहाँ से जो भी वैल्यू आएगा लैम्डा m का यहाँ पे पुट करिए और गेट योर आंसर। प्लीज़ इस आंसर को मुझे बताइएगा और आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, नेक्स्ट एक दो और कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा देर का आपका टॉपिक बचा नहीं है, ऑलमोस्ट टॉपिक आपका ख़त्म होने वाला है और यहाँ से हमारी जर्नी भी ख़त्म हो जाएगी कुछ दिनों के बाद। उसके बाद फिर हम शायद डायरेक्ट रिवीजन के समय मिलेंगे। ठीक है, फिर आपका ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक चालू हो जाइएगा। इसका ये मतलब नहीं कि आप फिजिकल छोड़ दीजिएगा, संडे एटलीस्ट एक बार फॉर्मूले वगैरह उनकी रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट्स देखो आप स्कोर इसी में कर सकते हो क्योंकि आपका मैथ्स है और मैथमेटिकल पोर्शन आपको ऑलरेडी मैथ्स वाले बच्चों का अच्छा रहता है, तो इसलिए थोड़ा स्कोरिंग हो जाता है बेसिकली मेंस वगैरह में। एडवांस में भी आप बोल सकते हो, आप अगर आपका मैथ्स वगैरह अच्छा है तो आप ये बहुत इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए एक मिनट। ठीक है, नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तीसरा एप्लीकेशन है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ एसक्यू। एसक्यू मैंने आपको पहले बताया हुआ है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। अब ये कैसे निकालते हो, देखो किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, मतलब किसी भी स्पेरिंगली सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब अगर आपने से सॉरी कहने का मतलब क्या है कि कोई स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्यूशन है, ठीक है, उसको आपने क्या किया, उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया। आप उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया, अगर आप किसी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल रहे हो, इसका मतलब वो ऑलरेडी आप उसको कंसिडर कर रहे हो कि इट इज़ इन इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब अगर स्पेरिंगली सॉल्युबल एस क्यूब के आगे सैचुरेटेड वर्ड लग जाए तो समझ लेना कि वो ऑलरेडी किस पोजीशन पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है। तो मैं लिख देता हूँ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एनी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एनी, saturated solution of any is S cube sparingly soluble salt is S cube is assumed to be infinite, is assumed to be infinite, is assumed to be infinite diluted। क्या मानते हैं हम इसको, इन्फाइनाइटली डाइल्यूटेड मानते हैं। मतलब जो लैम्डा यहाँ पे जो हम निकालते हैं लैम्डा m बराबर जो हम लगाते हैं 1000 इंटू कप्पा बाय m, तो उसकी जगह पे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आप क्या कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ इसी के लिए लगता है, हर किसी के लिए ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। आप डायरेक्टली बोल सकते हो लैम्डा इनफाइनाइट m बराबर क्या हो जाएगा 1000 इंटू कप्पा बाय s। आप डायरेक्टली इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी अभी यहाँ से हम KSP वगैरह क्या कर सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, चौथा पॉइंट है मेरा डिटर्मिनेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट and dissociation constant of water and dissociation constant of water। ठीक है, जैसे क्या होता है आपको याद होगा आयनिक इक्विलिब्रियम मैंने समझा K या KB किसके बराबर होता है, KW बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2O, मतलब मैं लिख सकता हूँ KW बाय 55.5। तो यहाँ तक किसी को डाउट है? ठीक है, मुझे पता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है 1000 इंटू कप्पा बाय m, ये होता है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो मैं m को क्या लिख सकता हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस लिख सकता हूँ, हाँ या ना? यहाँ तक क्लियर हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि H प्लस बराबर क्या हो जाएगा 1000 इंटू कप्पा बाय लैम्डा इनफाइनाइट m। क्या यहाँ तक ऐसा मैं लिख सकता हूँ? ठीक है,
पक्की बात, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है, अगर मुझे KW निकालना है तो मुझे पता है H प्लस इंटू OH माइनस होता है, ठीक है, क्योंकि अगर आपको K भी निकालना है तो उसके लिए पहले KW निकालना पड़ेगा, और मुझे पता है H प्लस OH माइनस दोनों का कंसंट्रेशन क्या होता है, सेम, तो इट इज़ स्क्वायर, तो KW बराबर क्या हो जाएगा 1000 इंटू कप्पा बाय लैम्डा इन्फिनिट m का होल स्क्वायर, और जो यहाँ से फॉर्मूला आएगा उसको आप यहाँ पुट करके डिसोसिएशन कांस्टेंट वगैरह भी निकाली जा सकती है। तो दीज आर योर एप्लीकेशन ऑफ कोहलर्स लॉ, ठीक है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस तीसरे पार्ट का, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम पढ़ते ही है पूरे टॉपिक को, तीसरा पार्ट हमने किसके लिए पढ़ते हैं, हम पूरा ओवरऑल कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन के लिए पढ़ा जाता है। किसके लिए पढ़ा जाता है? कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन के लिए, ठीक है। तो बेसिकली कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन क्या होता है कि भैया एक आयन को आप दूसरे आयन से रिप्लेस करोगे तो नो डाउट उसकी कंडक्टिविटी में थोड़ा चेंज आएगा, और उस कंडक्टिविटी को आप कैसे कैलकुलेट करते हो? एट एनी पॉइंट आप रेजिस्टेंस तो कैलकुलेट कर सकते हो, कंडक्टिविटी डायरेक्ट कैलकुलेट करना थोड़ा हार्ड होता है, तो आप हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, तो कंडक्टेंस तो निकाला जा सकता है किसी पॉइंट में बाय कैलकुलेटिंग रेजिस्टेंस। तो हम क्या करते हैं, कंडक्टिविटी में नीचे कोई चलो पहले मैं लिख देता हूँ, कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, लास्ट पॉइंट है, और इसमें जेई में ऑलमोस्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जेई एडवांस में, ठीक है, नॉट मेंस, मेंस में कभी इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते हैं, थोड़ा हाई लेवल का टॉपिक है। कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन क्या होता है कि जैसे आप कोई नीचे से कोई एनालाइट सॉल्यूशन ले, एनालाइट सॉल्यूशन मतलब जिसके उस सॉल्यूशन के बारे में आपको हर चीज़ पता है, उसकी मोलरिटी पता है, उसका कंसंट्रेशन पता है, उसके आयंस के बारे में, उनकी मोबिलिटी के बारे में सब चीज़ आपको पता है, और कोई आप अननोन सॉल्यूशन आप डाल रहे हो, तो अननोन सॉल्यूशन क्या करेगा, एक आयन दूसरे आयन को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, जस्ट लाइक एसिड बेस रिएक्शन जैसा होता है। लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या होता है, यहाँ पे फ़र्क ये होता है कि यहाँ पे हमको इक्विवेलेंस पॉइंट निकालने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। कैसे? अब याद करो पीएच टाइट्रेशन में या रेडॉक्स टाइट्रेशन हम क्या करते थे, हम एक इंडिकेटर मिक्स करते थे, जिससे मुझे क्या पता था, इंडिकेटर का कलर चेंज होने पर मुझे इक्विवेलेंस पॉइंट मिलता था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हर सॉल्यूशन कलरलेस होता है, और बस आपको यहाँ पे एक अंदाज पे आपको हर चीज़ निकालनी रहती है, हर चीज़ यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी का खेल है, ठीक है। ग्राफ भी है, वो भी अब या तो एक्सपेरिमेंट करो या तो प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग सब चीज़ चलो, ठीक है। अब आप एक बात, जब आपने इंडिकेटर मिक्स नहीं किया तो आप कलर कैसे पता कैसे चलेगा कि भाई इस टाइट्रेशन का इक्विवेलेंस पॉइंट है? तो सिंपल सी बात है, M1V1 इक्वल टू M2V2 से हम हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ, डोंट वरी, एक एक करके हम चीज़ें सीखेंगे, डोंट वरी अच्छे से। तो पहले मैं लिख देता हूँ, इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट, इट इज़ बेस्ड on the concept that it is based on the concept that during titration process it is based on the concept that during titration process one ion is replaced by other and conductance of solution changes। देखो मैंने वर्ड चेंज लिखा है, मैंने ये नहीं बोला कि घटेगा या बढ़ेगा, बट चेंज होगा, ठीक है। तो क्या होगा, जब इस कॉन्सेप्ट पे रहता है कि जब आप किसी सॉल्यूशन में कोई चीज़ डालते हो, टाइट्रेट मतलब आप ब्यूरेट से ड्रॉप बाय ड्रॉप बीकर में मिला रहे हो, तो रिएक्शन होगा, मतलब एक आयन दूसरे आयन को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, और इस वजह से कंडक्टेंस में थोड़ा क्या होता है, चेंज आता है। और ये कंडक्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, बाय एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज, जो आप फिजिक्स वगैरह में पढ़े होंगे, ठीक है। और लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, नोट दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट दैट H plus aqueous, ठीक है, and OH minus aqueous has exceptionally high
high, has exceptionally high ionic conductivity, has exceptionally high ionic conductivity, which is explained by ग्रोथर्स मैकेनिज्म। अब ये ग्रोथर्स मैकेनिज्म क्या होता है ये मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। ग्रोथर्स मैकेनिज्म, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि अमंग्स दुनिया में जितने भी कैटायन और एनायन है उनमें से सबसे ज़्यादा आयनिक मोबिलिटी, सबसे हाई आयनिक मोबिलिटी H+ और OH- की होती है। मतलब आप ऑलमोस्ट ये बोल सकते हो कि लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ H+ इज ऑलमोस्ट 7 टाइम्स ग्रेटर देन लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ Na+, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू है, ठीक है। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि H+ और OH- आपकी पूरी टाइट्रेशन की कहानी चेंज कर सकते हैं। बेसिकली आप इनको ऐसा बोल सकते हैं, इट इज़ द स्पेशल हीरो, ये एक तरीके से हीरो है ये, ठीक है। तो आप इनको बोल सकते हो आप ये स्पेशल आयन के जैसे इनको ट्रीट करो, ठीक है। एक्सेप्ट दैट अगर H+ OH- नहीं है और एक मान लो Na+ K+ में चेंज हो रहा है या K+ CS+ में चेंज हो रहा है, तो बाकी सबको आप नॉर्मली ट्रीट कर सकते हो। मगर अगर मतलब Na+ के द्वारा कोई और कैटायन आया तो आप बोल सकते हो भाई बहुत ज़्यादा कोई भी कंडक्टेंस में बहुत ज़्यादा कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन अगर H+ किसी और के थ्रू चेंज हो रहा है तब कंडक्टेंस में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। लेकिन बाकी कैटायन का आपस में कोई भी एक्सचेंज हुआ तो कोई भी कंडक्टेंस में चेंजेस नहीं आता है। ये ऑलमोस्ट आप ये मान के चल सकते हो। तो आप बोल सकते हो H+ एंड OH- आर कंसिडर्ड टू बी special ion, to be considered to be special ion in conductometric titration, ठीक है। आप इवन तो आप ये भी बोल सकते हो कि H+ का भी OH- से क्या होता है, ज़्यादा होता है। जनरली आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट जानते होंगे कि जैसे अगर मैं सेम चार्ज की बात करूँ, ठीक है, सेम चार्ज, ठीक है, तो आप बोलोगे लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ Na+, लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ K+, किसका ज़्यादा होगा? ऑब्वियस से बात है K+ का ज़्यादा हो, क्योंकि साइज बढ़ने से क्या होता है बेटा, साइज बढ़ने से हाइड्रेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हाइड्रेशन कम होगा तो हाइड्रेटेड आयन का रेडियस क्या होगा, कम होगा। तो इस वजह से मूवमेंट आयन का क्या हो सकता है, आसानी से। लेकिन साइज जितना छोटा रहेगा हाइड्रेशन उतना ज़्यादा होगा और हाइड्रेटेड आयन का रेडियस उतना ज़्यादा होगा, मतलब उतना ज़्यादा उसका साइज बढ़ जाएगा, जिस वजह से उसका मूवमेंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस एक्सेप्शनली वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में आपको यह मान के चलना कि Li+ Na+ किसी कोई आयन किसी से भी रिप्लेस होता है तो कंडक्टेंस में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा। आपने थोड़ा बहुत केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा, ठीक है, ये थोड़ा बहुत आपने क्या पढ़ा होगा, केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा। लेकिन फिलहाल आपको कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन जब भी पढ़ना तो आपको बस यही मान के चलना है भाई अगर H+ OH- में थोड़ा चेंजेस हो रहा है तो थोड़े बहुत तो चेंजेस आएंगे। लेकिन अगर बाकी आयन एक दूसरे से रिप्लेस करें तो कंडक्टेंस से कोई भी चेंजेस नहीं आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत लिख देता हूँ, ये हालांकि केमिकल बॉन्डिंग का थोड़ा रिविजन हो जाएगा। ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन, ग्रेटर इज extent of hydration greater will be hydrated size, lower will be ionic mobility, आयनिक मोबिलिटी उतनी ही कम होती है। अब आप बोलोगे सर आप ये क्यों बता रहे हो, बस एज अ तौर पे रिवीजन कि आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। लेकिन जब भी आप ग्राफिकली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, ठीक है, ये एक मैं जनरल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ वो अलग बात है। लेकिन अगर कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो आपके पास दिमाग में दो ही पॉइंट याद होना चाहिए, क्या, अरे H+ और OH- मेरे स्पेशल आयन है। दूसरा बात क्या रहेगा कि कोई भी कैटायन दूसरे कैटायन से रिप्लेस होता है या कोई भी एनायन दूसरे एनायन से रिप्लेस होगा तो उनके कंडक्टेंस में कोई भी चेंजेस बहुत ज़्यादा नहीं आने वाले हैं, ठीक है। और अगर चार्जेस डिफरेंट रहे तो लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ Mg+2 विल बी ग्रेटर देन एनी हाउ लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ Na+, वो आपको पता ही है कि Mg+2 का एनी हाउ क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा ग्रोथर्स मैकेनिज्म, या आप इसको क्या बोल सकते हो, प्रोटॉन जंप,
इन केस ऑफ H प्लस एंड OH माइनस। क्यों ज़्यादा होता है H प्लस और OH माइनस का, या क्या होता है ऐसा ग्रोथर्स मैकेनिज्म, वो हम सीखते हैं अभी। ठीक है, आखिर ये प्रोटॉन जंप क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। चलो, जैसे आपने क्या किया बेटा, आपने इलेक्ट्रोलिसिस करवाया, ठीक है। तो मान लो आपने 2 प्लेट लिया, ठीक है। तो इस प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा, तो नेगेटिव, तो ये आपके लिए क्या हो गया, कैथोड। और आपने इसको किससे पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा, तो ये आपका क्या हो गया, एनोड। तो ये हमको पता ही है, इलेक्ट्रोलिसिस में साइन क्या हो जाता है मेरा, अपोजिट हो जाता है, ठीक है। अब जैसे सपोज करो आपने NaCl का कराया, तो यहाँ पे आपके पास Na+ भी होगा, ठीक है। और क्या होगा, वाटर भी होगा। वाटर तो बहुत सारे होंगे आपके पास, है ना। Cl- भी होगा आपके पास, और एक H+, एकाध आपका क्या होगा, H+ भी होगा, है ना। एक आध आपका क्या होगा H+, और आपको पता है H+ हमेशा किस फॉर्म में रहता है, H3O+ के फॉर्म में रहता है। अब देखो क्या होगा ना, फर्क क्या है, अब जैसे ही आप वोल्टेज डिफरेंस अप्लाई करते हो या इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में जनरेट होता है, तो क्या होगा, Na+ जगह बनाने की कोशिश करते करते एक दूसरे को धक्का देते हुए बहुत मुश्किल से कैथोड के पास जाएगा। वैसे ही Cl- क्या होता है, जगह बनाते बनाते अपने आप को धक्का देते हुए कैसे भी सबसे तोड़ते हुए सब क्या होगा, ये चला जाएगा Cl- में। लेकिन बात करें अगर H+ की, तो H+ एक वाटर से दूसरे वाटर में जंप करेगा, फिर ये इसको H3O+ बना देगा, फिर एक तो दूसरे जंप करेगा, दूसरे से फिर सीधे ये कहाँ चला जाएगा, कैथोड में। मतलब एक तरीके से H+ आपका हल्क है, आपने देखा हो ना इनक्रेडिबल हल्क, जंप करते रहता है एकदम फटाक से ऊपर जाता है, फटाक से, मतलब ये जितना धक्का मारते हुए स्ट्रगल करते हुए पहुंचेगा, ये बहुत आसानी से जंप करते 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 बहुत स्पीड में क्या होता है H+ चला जाता है जंप। इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रोथर्स मैकेनिज्म या प्रोटॉन ट्रांसफर। और दैट इज वाई H+ का सबसे ज्यादा होता है आयनिक मोबिलिटी एज कंपेयर टू बाकी कैटायंस। और आप ऐसा बोल सकते हैं H+ और OH- का सबसे ज्यादा होता है, जिसमें H+ का OH- से भी क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों, बिकॉज ऑफ प्रोटॉन जंप। ये तुरंत जंप कर इतना ट्रिमेंडस अमाउंट में इसकी स्पीड रहती है, इसको पकड़ना भी थोड़ा नामुमकिन हो जाता है। इस वजह से हम मानते हैं कि H+ का ऑलमोस्ट क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, ठीक है। अब हम सीखते हैं, चलो टाइट्रेशन, ठीक है। कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन हम सीखते हैं, ठीक है। तो पहला टाइट्रेशन है टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। टाइट्रेशन सीखेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब HCl ले लो, स्ट्रॉन्ग बेस मान लो कोई मैं NaOH ले रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, HCl मेरा कौन सा है, एनालिटिक सॉल्यूशन है, क्या है, एनालिटिक सॉल्यूशन है, मतलब आपको इसके बारे में पता है। और आप NaOH क्या डाल रहे हो, एज अ टाइट्रेंट डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो, एज अ टाइट्रेंट डाल रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा बेटा ध्यान से समझना, ठीक है। एनालाइट सॉल्यूशन या ओरिजिनल सॉल्यूशन जो भी आप बोलो, तो HCl + NaOH किस में कन्वर्ट हो रहा है, NaCl + H2O किस में कन्वर्ट हो रहा है, NaCl + H2O। देखो, तो जो भी हम टाइट्रेशन का कर्व बनाते हैं, तो दिस इज λm वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH, मतलब जो भी आप टाइट्रेंट का ऐड कर रहे हो वॉल्यूम, तो इसका मतलब जो भी आप मोलर कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी का या कंडक्टेंस का जो चेंज देखते हो, वो हमेशा HCl के रिस्पेक्ट में होता है। क्यों, क्योंकि भैया ये तो तुरंत डाल रहे हो, तुरंत खत्म हो रहा है। तो जो भी यहाँ पे हम चेंज देखते हैं कंडक्टेंस का या कंडक्टिविटी का, वो हमेशा या कभी भी आप मोलर कंडक्टिविटी का चेंज कर निकालोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइट्रेंट, वो हमेशा आप अपने ओरिजिनल सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में निकालोगे, ठीक है। तो कहने का मतलब जैसे देखो यहाँ पे HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, H+ है, तो H+ का कनेक्टिविटी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो ये ऑलमोस्ट कहाँ से चालू होगा, ऊपर से चालू होगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे Cl- तो कॉमन है, अब क्या हो रहा है, H+ Na+ को रिप्लेस कर रहा है। तो अब आप देखो, मैंने आपको पहले बोला था कि H+ का आयनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा होता है, इसका मतलब उसका कंडक्टिविटी भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। Na+ इसको रिप्लेस कर रहा है, तो धीरे धीरे कंडक्टिविटी क्या होगी बेटा, घटेगी। धीरे धीरे कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, घटते जाएगी, ठीक है। अब एक घटते जाएगी, ठीक है।
अब मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि पूरा HCl कन्वर्ट हो चुका है NaCl में। आप फर्दर क्या करो, NaOH को डाल लो, NaOH को डाल लो तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, OH माइनस जा रहा है सॉल्यूशन में, OH माइनस जा रहा है तो कंडक्टिविटी क्या होगी, ऑलमोस्ट यहाँ से इंक्रीज करेगी, ऑलमोस्ट यहाँ से क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जिस पॉइंट को ये मिलेगा उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट पॉइंट। तो ये जस्ट, और इसी पॉइंट को हम पे क्या लगाएंगे, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। तो ये ऑलमोस्ट इसी फॉर्मूले से निकाला जाता है। देख के तो आप कभी बता ही नहीं पाओगे कि इक्विवेलेंट आया है क्या नहीं है, क्योंकि हर कलरलेस सॉल्यूशन है। और तो बस आपको यहाँ पे ग्राफिकल ही चलना है। ऐसा जरूरी नहीं कि ये लाइन हमेशा स्ट्रेट हो सकता है कर्व भी हो जाए, तो दैट डिपेंड अपॉन द एक्सपेरिमेंट। बट मैं जनरल बात कर रहा हूँ, हो सकता है ऐसे घटते हुए टर्म में ऐसे जाए और फिर ऐसे चला जाए, तो टोटली डिपेंड अपॉन द एक्सपेरिमेंट। तो जरूरी नहीं है कि हमारा हमेशा स्ट्रेट लाइन और डिक्रीजिंग, हो सकता है वो कर्व भी हो, लेकिन हमेशा कॉन्सेप्ट को समझो। अगर H प्लस Na प्लस को रिप्रेजेंट करेगा तो कर्व हमेशा, या जो भी चीज है वो डिक्रीजिंग में दिखाएगा, कर्व डिक्रीजिंग में दिखाए या स्ट्रेट लाइन डिक्रीजिंग में दिखाए। और अगर मान लो एट द इक्विवेलेंट पॉइंट, जब अगर फर्दर मैं NaOH क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ किसके वजह से रहा है, बिकॉज ऑफ OH माइनस एक्यूमुलेट्स। किस वजह से, OH माइनस कमान संभाल लिया है भैया, OH माइनस स्पेशल आयन हल्का है, तुरंत जंप मारेगा, फटाफट जंप मारेगा, मतलब कंडक्टेंस तुरंत से ट्रेमेंडसली क्या होता है, शार्प चेंज आता है कंडक्टेंस में। और यहाँ पे क्यों घट रहा है, H प्लस इज रिप्लेस्ड बाय Na प्लस। तो आई होप सो ये आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा और आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम टाइट्रेशन की बात करते हैं, टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। टाइट्रेशन वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस मतलब वीक एसिड मान लो CH3COOH और स्ट्रॉन्ग बेस मान लो आप NaOH, ठीक है। तो CH3COOH, ठीक है, प्लस NaOH, ठीक है, टेंड्स टू गिव CH3COO Na प्लस H2O। अब यहाँ पे समझो बात को, क्योंकि हमेशा मुझे कर्व, ये मोलर कंडक्टिविटी का जो कर्व है ये हमेशा मुझे किसके रिस्पेक्ट में निकालना, ओरिजिनल सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। मतलब अब यहाँ पे देखो, CSC से ऑलरेडी क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट किसका, ये मतलब तो नहीं कि इसका मोलर कंडक्टिविटी 0 होगा। अरे वीक इलेक्ट्रोलाइट है या वीक एसिड, इसका मतलब अल्फा एटलीस्ट 5% तो होगा इसके पास, तो कुछ ना कुछ H प्लस डिसोसिएटेड फॉर्म में होंगे। तो पहले क्या होता है, ये धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज होता है, कुछ पॉइंट से क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे CH3COOH मॉलिक्यूल जो है वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो रहा है। देखो मॉलिक्यूल से मुझे क्या मिल रहा है, सॉल्ट। CH3COOH किस में कन्वर्ट हो रहा है, CH3COO माइनस में, मतलब मॉलिक्यूल अब आयन में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस वजह से कंडक्टिविटी में क्या होता है, शार्प चेंज आता है, कंडक्टिविटी में क्या होता है, शार्प चेंज आता है। आई बात समझ में, तो कुछ इस तरीके से चेंज आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि अब फर्दर आप क्या करो, NaOH डाल लो, तो NaOH डालने पर और ज़्यादा शार्प चेंज आएगा, तो ये कुछ ऐसा चेंज आता है, ठीक है, ऐसा चेंज आएगा। सॉरी माय मिस्टेक, इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ मैं, इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ। और NaOH डालने पर क्या होगा, यहाँ से शार्प चेंज आएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस पॉइंट। क्या बोलेंगे हम, ये पॉइंट को इक्विवेलेंस पॉइंट। तो यहाँ पे क्यों चेंज आ रहा है, बिकॉज CH3COOH क्या हो रहा है, रिप्लेस्ड बाय CH3COO माइनस, मतलब मॉलिक्यूल आयन में चेंज हो रहा है, तो मोलर कंडक्टिविटी का मतलब ऑब्वियस बात है चेंज आएगा। और यहाँ से क्यों चेंज हो रहा है, बिकॉज OH माइनस क्या हो रहा है, अक्यूमुलेट। आप फर्दर फिर से डालते जा रहे हो तो ऑब्वियस बात है कंडक्टिविटी में फिर से क्या होगा, शार्प चेंज आएगा, क्योंकि OH माइनस की आयनिक मोबिलिटी सबसे ज़्यादा, जिस वजह से उसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया बेटा, चलो। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसकी टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड वर्सेस वीक बेस, टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड वर्सेस वीक बेस, ठीक है, वीक एसिड वर्सेस वीक बेस। अब यहाँ पे क्या होगा, NH4OH मान लो वीक एसिड है, वीक बेस, सॉरी वीक बेस वर्सेस वीक एसिड ले रहा हूँ मैं, वीक बेस वर्सेस वीक एसिड। तो NH4OH ओरिजिनल सॉल्यूशन है, उसमें एज अ टाइट्रेंट आप क्या मिक्स कर रहे हो, CH3COOH
क्या देगा CH3COO NH4 प्लस H2O। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये डिक्रीजिंग क्यों हुआ, यहाँ पे डिक्रीजिंग इसलिए, हालांकि ये कभी कभी इंपॉर्टेंट नहीं होता, स्टार्ट होना चाहिए यहाँ से, बट ग्राफ कभी कभी यहाँ से स्टार्ट कर देता है। ये थोड़ा सा पहले डिक्रीज इसलिए करता है क्योंकि कुछ थोड़ा बहुत जो H+ था, मान लो 5% जो डिसोसिएटिव फॉर्म में था उसमें थोड़ा बहुत तो फ्री H+ होगा, वो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो गया, H2O में। तो दैट इज पहले इनिशियली थोड़ा सा डिक्रीज करता, थोड़ा सा। कभी कभी ग्राफ आपको डायरेक्टली ऐसे भी दे देगा तो उसका कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट हम ये निग्लिजिबल ही मानते हैं डिसोसिएटेड। तो फिर जब भी ये जितने भी H+ कन्वर्ट हो जाएंगे उसमें फिर बढ़ता CH3COO किस में कन्वर्ट होने लगेगा, CH3COO माइनस में। तो दैट इज मोलर कंडक्टिविटी क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। ठीक है, चलो यहाँ तक अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई है तो अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ तो देखो आप यहाँ पे लैम्डा m वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH, तो यहाँ से क्या होगा, पहले धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, कुछ तो 5% डिसोसिएट हो तो OH माइनस की वजह से थोड़ा OH माइनस कन्वर्ट हो रहा है H2O में, OH माइनस कंज्यूम होगा किसके द्वारा, इस H+ या इसको जब मिक्स करेंगे तो इसकी वजह से कंज्यूम होगा, तो धीरे धीरे पहले डिक्रीज करेगा, फिर सडनली क्या होगा, NH4OH NH4+ में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। बट एक समय के बाद जब ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा, इसमें आप फर्दर क्या डाल लो, CH3COO। CH3COO डालने से क्या कुछ मोलर कंडक्टिविटी में चेंज आएगा, मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि इसके पास कोई स्पेशल आयन नहीं है, तो ऑलमोस्ट बाद में मोलर कंडक्टिविटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे बढ़ क्यों रहा है, यहाँ पे बढ़ इसलिए रहा है कि NH4OH इज रिप्लेस्ड बाय दो आयन मिल रहे हैं ना, CH3COO माइनस और NH4+, और यहाँ पे क्या होता है, नियरली कांस्टेंट एज CH3COOH accumulates। समझ में आई बात। तो ऑलमोस्ट इनकी वजह से CH3COOH की वजह से कोई भी कनेक्टिविटी में खास चेंज नहीं आता है। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। आईटी में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं हम। आपको इसका वर्सेस वॉल्यूम ऑफ AgNO3 का आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, कब, रिएक्शन आपको दिया हुआ KCl प्लस AgNO3 टेंस टू गिव AgCl प्लस KNO3। आपको इसका लैम्डा m का ड्रॉ करना, बहुत पुराना क्वेश्चन है ये, डोंट वरी, बट बहुत आसानी से आप इजीली से सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखो बेटा, क्योंकि देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका तो कोई रोल है नहीं क्योंकि ये प्रेसिपिटेट बन के नीचे चला गया, तो इसमें कंडक्टिविटी का इसका कोई भी रोल नहीं है। क्या हो रहा है, K+ में कन्वर्ट, K+ की वजह से भी कोई चेंज है, चेंज किसकी वजह से आएगा, Cl माइनस और NO3 की माइनस की वजह से। इसका मतलब मैंने आपको पहले बोला था, अगर H+ और OH माइनस है तो आप उनको स्पेशल आयन कैसे ट्रीट करो, अदरवाइज आपको हर आयन को आप कैसे ले सकते हो, नियरली उनकी आयनिक कंडक्टिविटी क्या मान सकते हो, या कंडक्टिविटी सेम मान सकते हो। तो ऑलमोस्ट इनिशियली क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है, क्या रहता है, ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और उसके बाद, लेकिन अब उसके बाद जैसे इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, आप क्या डाल रहे हो, AgNO3 डाल रहे हो, AgNO3 डालने से क्या हो रहा है, आयंस बढ़ रहे हैं, Ag+ और NO3 माइनस, फिर सडनली थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, शार्प इंक्रीज नहीं करेगा, थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, Cl माइनस इज रिप्लेस्ड बाय NO3 माइनस। ठीक है, आयंस बढ़ रहा है, Ag+ भी आ ही रहा है, तो दैट इज वाई, सॉरी, Ag+ भी, यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा Cl माइनस इज रिप्लेस्ड बाय NO3 माइनस, मतलब कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज इन आयंस, क्या हो रहा है, Ag+ भी आ रहा है, NO3 माइनस भी आ रहा है, K+ भी है, NO3 माइनस भी है ऑलरेडी, तो इस वजह से नंबर ऑफ आयंस बढ़ने से क्या होता है, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, और दिस इज योर व्हाट, इक्विवेलेंस पॉइंट। इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस पॉइंट। तो ये और ओवरऑल ग्राफ था। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, ड्रॉ लैम्डा m वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH। ठीक है, क्या है, HCl प्लस CH3COOH प्लस NaOH, आपको एज अ टाइट्रेंट यूज़ करना है। तो बताओ ये ग्राफ कैसा रहेगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बहुत ही बेहतरीन। मेरे नज़र में इसको मैं 5 आउट ऑफ
4.5 तो जरूर मैं दूंगा इस क्वेश्चन को। देखो जनरली बच्चा क्या करता है, इनको एक साथ वो रिएक्शन करवा देता है, जबकि ये मिसकंसेप्ट है, ठीक है। अगर जैसे सपोज करो इस क्वेश्चन का बेसिक, ये भी इस टाइप का क्वेश्चन एक बार बिट्स में पूछा हुआ है, ये बिट्स का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब एक्चुअली क्या होगा, देखो इसमें क्या होता है कि जनरली बच्चा मिसकंसेप्चुअल कर जाता है, ठीक है। वो दोनों को एक साथ रिएक्शन करा के एक प्रोडक्ट बना के एक इक्विवेलेंस पॉइंट बनाएंगे, जबकि ऐसा है नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, दो एसिड है तो दो इक्विवेलेंस पॉइंट बनेंगे बेटा। कैसे, अगर मान लो अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ी और एक है जो है फ्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, और दूसरा फ्रेंड है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के पास मानो ज़्यादा पैसा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के पास थोड़ा कम पैसा है। तो अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ी तो ऑब्वियस बात है पहला प्रायोरिटी आपका कौन होगा, आप पहले अपने उस दोस्त के पास जाओगे जो स्ट्रॉन्ग फैमिली से, मतलब उसके पास पैसा है, और फिर अगर यहाँ से थोड़ा बहुत कम देता है तो आप इसके पास जाते हो, बराबर। तो उसी तरीके से क्या होगा, पहले ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा। अब होगा क्या, HCl के साथ रिएक्ट करके आपको क्या मिलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से होगी, HCl का तो ऑब्वियस बात है कंडक्टिविटी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा पहले से, तो धीरे धीरे H+ क्या हो रहा है, H+ रिप्लेस हो रहे हैं, Na+ है तो धीरे धीरे क्या होगा, ये कम होगा, ठीक है। उसके बाद फर्दर क्या होगा, उसके बाद जैसे ये खत्म हो जाएगा फिर CH3COO- रोल प्ले करने लगेगा। अब CH3COO- को कौन CH3COO- किस में कन्वर्ट हो रहा है, CH3COOH किस में कन्वर्ट होगा, CH3COO- में रिएक्शन देखिए आप, CH3COO फिर से Na किस में कन्वर्ट है, CH3COO Na में, तो फर्दर यहाँ से थोड़ा क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। और फर्दर ये भी पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद फर्दर आप NaOH डालते जा रहे हो, फिर शार्पली क्या आएगा, एक चेंज आएगा। तो यहाँ पे आप देखो आपको दो इक्विवेलेंस पॉइंट मिलेगा, दिस इज योर फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट और दिस इज योर सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट। आई बात समझ में। तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है बिकॉज H+ रिप्लेस्ड बाय Na+। यहाँ पे थोड़ा बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि CH3COOH रिप्लेस्ड बाय CH3COO-, और यहाँ पे क्या हो रहा है, OH- अकुमुलेट, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन का ग्राफ हम जनरेट करते हैं। तो कभी भी दो एसिड दे और एक बेस दे तो हमेशा पहला रिएक्शन आप हमेशा किससे करवाओगे, स्ट्रॉन्ग एसिड से कराओगे, उसके बाद आप वीक एसिड से कराओगे, उसके बाद आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सफ़र होता है ख़त्म। मेरे तरफ से पूरा चैप्टर हो चुका है ख़त्म। बाकी मोस्ट प्रोबेबली हम मंडे से चालू करेंगे सरफेस केमिस्ट्री। थैंक यू वेरी मच।